अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के लास्ट आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि हैं फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, सेकंड वन इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लेकिन स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको वेटलेसनेस का पता होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि किस तरह से ग्रेविटी फ्री सिस्टम में वेटलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर एक स्पेसशिप है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेट जीरो होगा, मींस उनके ऊपर लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन का नाम क्या है? सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। तो स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेसशिप में मौजूद होंगे उनकी वर्किंग बुरी तरह से मुतासिर होगी, क्योंकि ना तो वो चल सकेंगे ना वो लिख सकेंगे, क्योंकि उनका वेट जीरो है, वो हर वक्त ग्रेविटी फ्री सिस्टम में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? स्पेसशिप को अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया जाता है, ताकि स्पेसशिप के अंदर ज़मीन ही की तरह ग्रेविटी प्रोड्यूस की जा सके, और ऐसी ग्रेविटी को हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? आप देख सकते हैं मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, और ये डेफिनेशन पूरे टॉपिक को ब्रीफ कर रही है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हमने किस तरह से डिफाइन किया? इट इज द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट, सेम वही ग्रेविटी जो हम जमीन की सरफेस के ऊपर फील करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप टू ओवरकम द वेटलेसनेस by spinning the spaceship about its own axis। और स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट G/R। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द स्पेसशिप अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मींस कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अर्थ पर मौजूद हैं, अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू कंसीडर की जाती है 9.8 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें सेम वही ग्रेविटी स्पेसशिप में चाहिए तो स्टूडेंट्स उस स्पेसशिप की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी के अर्थ की है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव किया गया है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम एक स्पेसशिप का इनर और आउटर रिम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस रिम का जो आउटर रेडियस है इट इज इक्वल टू कैपिटल R। और स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये रिम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और अगर हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट करें, इसको हम इस डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम किस तरह से इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने दो फॉर्मूले लिखूंगा। फर्स्ट वन इज AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1।
एंड स्टूडेंट्स एक मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आवर टी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके माइंड में आएगा सर ये दोनों इक्वेशंस कैसे आपने लिखी? तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, जैसा कि हमें मालूम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? v स्क्वायर आवर r के इक्वल। यहां पे हम r रेडियस कंसीडर कर रहे हैं इस स्पेसशिप का, और स्पेसशिप का हमने जस्ट एक क्रू कंसीडर किया है जो कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है v किसके इक्वल होता है? r ओमेगा के इक्वल। तो अगर हम v की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एक r से कैंसिल होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? r ओमेगा स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट किया है। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 को मैंने कैसे लिखा? जैसा कि आपको मालूम है s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, यहां से स्पीड किसके इक्वल आएगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंसीडर करें तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल, विच इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और स्टूडेंट्स टाइम की जगह हम टी ही रहने देंगे। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम v की जगह क्या पुट करेंगे? आर ओमेगा। राइट हैंड साइड क्या है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। तो स्टूडेंट्स r से कैंसिल होगा, तो फाइनली ओमेगा किसके इक्वल आएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के इक्वल, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में रिप्रेजेंट किया है। नाउ स्टूडेंट्स हम ओमेगा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू R, बट ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आवर t होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स AC इज इक्वल टू R, 2 का स्क्वायर आएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स AC इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर, हम लिखेंगे 1 बाय टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो स्टूडेंट्स अगर F इज इक्वल टू 1 बाय टी है तो F स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 बाय टी स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, बट 1 बाय टी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे एफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन में से हम एफ स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एफ स्क्वायर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा? इट विल बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। नाउ स्टूडेंट्स हमें तो सिंपल एफ की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो f का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हम लिखेंगे सिंपल f। नाउ स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 2। पाई स्क्वायर का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में पाई। तो जिन वैल्यूज का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज आएंगी, स्क्वायर रूट ए सी डिवाइडेड बाय आर। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द स्पेसशिप। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि जिस स्पेसशिप में हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है अगर उसकी ग्रेविटी हूबहू जमीन की ग्रेविटी के इक्वल हो तो हम क्या पुट करेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल पुट करेंगे, बिकॉज अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें स्पेसशिप में भी इतनी ही एक्सेलरेशन की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स हम जस्ट क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में
AC को रिप्लेस करेंगे विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे रिप्लेस AC विद G। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? F इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट G/R। तो स्टूडेंट्स ये रहा फ्रीक्वेंसी का फाइनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट अगर हम स्पेसशिप का रेडियस चेंज करें और हम G की वैल्यू चेंज करें, जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू होगी, उसके मुताबिक हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम नाम को एनालाइज करें, जियो का मतलब है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब है एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात करें तो इसका मतलब है ऐसा सैटेलाइट जो कि जमीन के लिहाज से हमेशा रेस्ट की हालत में है। और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट्स। तो हम लिख सकते हैं द सैटेलाइट्स whose orbital motion is synchronized with the rotation of अर्थ। और स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि आ सैटेलाइट whose relative velocity with respect to earth is 0। तो स्टूडेंट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को डिफाइन करने से पहले आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या फिर जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट्स को डिफाइन किया है, तो स्टूडेंट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव करता है उस ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर जियो साइंक्रोनस ऑर्बिट। तो स्टूडेंट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की अभी हमने दूसरी डेफिनेशन क्या बताई है? अ सैटेलाइट which remain at the same point above the surface of earth, a satellite which is always remain at the same point above the surface of earth but with respect to earth। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सैटेलाइट जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होती है? 0 होती है। नाउ स्टूडेंट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को डिफाइन करने के बाद अब हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की डेफिनेशन क्या होगी? द ऑर्बिट्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी डायग्राम की। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिस इज आवर अर्थ,
जिसका अपना रेडियस है r के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट पोजीशंस पर कुछ सैटेलाइट्स कंसीडर करेंगे जो कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सेम हाइट पर मौजूद हैं, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर मौजूद हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन सैटेलाइट्स का ऑर्बिट ड्रॉ करें, डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के सेंटर से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक का जो टोटल डिस्टेंस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, और सैटेलाइट की जमीन के सरफेस से जो हाइट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय h। तो स्टूडेंट्स, हर पॉइंट पर h हाइट हमने सेम कंसीडर की है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टोटल रेडियस फाइंड करेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा सैटेलाइट जो जमीन के लिहाज से हमेशा रेस्ट की हालत में होता है, उसका जमीन के सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। तो अभी हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू GMT स्क्वेयर आवर 4 पाई स्क्वेयर होल की पावर आएगी 1/3। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया ऑर्बिटल वेलोसिटी को, कि सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GM आवर r, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लिखें जो कि किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और स्टूडेंट्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड स्पीड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट GM ओवर r शुड बी इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हम लिखेंगे GM ओवर r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम t का स्क्वायर आएगा t स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा पर्पस है r की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो अगर हम वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो हम लिखेंगे GMT स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, जब r डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर हम लिखेंगे r क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अगर हम r क्यूब की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो किसके इक्वल आएगी, r क्यूब इज इक्वल टू GMT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, क्यूब को रिमूव करने के लिए वी विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट,
तो लेफ्ट हैंड साइड में r का क्यूब रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनली स्टूडेंट्स r का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, GMT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और होल की पावर 1/3। Now students, this is the final formula for the geostationary radius. Means ये रेडियस geostationary orbits का है। Now students, for a specific geostationary orbit, अगर हम geostationary orbit का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे। g की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, इट इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स अगर टाइम की बात की जाए तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट किसका होगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का। तो स्टूडेंट्स अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में। तो इट मींस दैट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 24 आवर्स में। इट मींस दैट हम यहां पर टाइम की वैल्यू 24 आवर्स कंसीडर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम आवर्स की वैल्यूज को मिनट में कन्वर्ट करें और उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो हम इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 86400 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स जब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस किसके इक्वल आएगा, 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जमीन के सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम ये हाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम द इक्वेटर या फिर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो हाइट अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के इक्वल आएगी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की एप्लीकेशंस की बात करें तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर टेलीकम्युनिकेशन के लिए, फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में होने वाला मैच पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम कंप्लीट अर्थ को कवर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट तो फॉर कंप्लीट अर्थ की कवरेज के लिए हमें मिनिमम कितने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो कितने डिग्री ऑफ एंगल को कवर करता है, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कंसीडर करें तो वो भी कितने डिग्री ऑफ एंगल को कवर करेगा, 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीट कवरेज ऑफ अर्थ हमें 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो याद रखिएगा पूरी पॉपुलेटेड अर्थ को कवर करने के लिए हमें 3 मिनिमम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जी स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।